नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। कार्यक्रम कृषि दर्शन के जरिए हमारी यही कोशिश होती है कि कृषि जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां हम समेटकर आपके लिए इस कार्यक्रम में लेकर आएं। इस कार्यक्रम में हम आपको सबसे पहले सीधे लेकर चलेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के डीडी किसान के स्टूडियो में। इसके अलावा विज्ञान और किसान में हम आपको बताएंगे मशरूम की खेती के बारे में। कृषि स्टार्टअप में मिलवाएंगे आपको एक सफल किसान राहुल जसोजा से। इसके अलावा फार्मिंग इंडिया में हम आपको आज जानकारी देंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन की शुरुआत करते हैं विशेष रिपोर्ट के साथ। भारत सरकार ने एमएसपी को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने, फसल विविधीकरण और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति की पहली बैठक पूसा के नास कॉम्प्लेक्स में आयोजित की गई। इस समिति के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। आज जो भारत सरकार द्वारा एमएसपी विषय, प्राकृतिक कृषि विषय और कृषि विविधीकरण के लिए बैठक बनाई गई थी, समिति बनाई गई थी, उसकी प्रथम बैठक आयोजित हुई। मुझे बहुत खुशी है कि सभी किसान संगठन प्रतिनिधि जो इसमें नामित किए गए थे, कृषि अर्थशास्त्री नामित किए गए थे, कृषि विश्वविद्यालय के वीसी जम्मू कश्मीर से, सहकारिता क्षेत्र से जो नामित किए गए थे और भारत सरकार के 4 सचिवगण बैठक में उपस्थित रहे। बैठक का आज का एजेंडा था कि समिति के उद्देश्यों और भावी रणनीति पर चर्चा का विषय। समिति के हर बिंदु के बारे में प्रस्तुतिकरण हुआ, उस विषय के बारे में सारांश बताया गया, सरकार भी क्या कर रही है, क्या समिति की अपेक्षा है। समिति आगे हर मुद्दे पे एमएसपी को और पारदर्शी बनाने के लिए और प्रभावी बनाने के लिए, प्राकृतिक कृषि के विषय पे, कृषि विविधीकरण के विषय पे आगे क्या कदम सरकार को उठाने हैं, उस पर विस्तृत चर्चा हुई। सभी सदस्यों ने बहुत सुझाव रखे गए और जिस तरह समिति के सदस्यगण हैं, हर अपने अपने क्षेत्र में, हर संगठन क्षेत्र में बहुत जानकार है। हर जना उस संगठन को प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी काफ़ी आउटरीच है। जो अर्थशास्त्री हैं वो अच्छे संगठन से उपस्थित हैं और सबके अच्छे सुझाव के आधार पे मोटे तौर पे आगे की बात तय हुई। आज ये भी तय हुआ कि हर मुद्दे के विषय में एक संस्था को लेके चीज़ तैयार की जाए। प्राकृतिक कृषि का जो विषय है उसके बारे में एक मैनेज संस्था भारत सरकार की है जो कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आती है, जो एक नोडल संस्था भी है। वो सारे स्टेक होल्डर के साथ सितंबर के महीने में एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें समिति से बुलाए जाएंगे, जिसमें जो इसके कार्य क्षेत्र के अंदर जो बिंदु दिए गए हैं प्राकृतिक कृषि के, उसकी विस्तृत चर्चा की जाएगी। हैदराबाद में बैठक होगी। कृषि विविधीकरण के बारे में आईसीआर के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, एक वाटर प्लानिंग का है, बट एक उनका हैदराबाद में इंस्टीट्यूट है, क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। वो इसके लिए बात आई निकल के कि उसको प्रभावी रहेगा। तो क्रॉप प्लानिंग के बारे में, डाइवर्सिफिकेशन के बारे में क्या विषय है, क्या मुद्दे हैं, क्या वर्तमान स्थिति है, इस पर चर्चा करके एक कंसल्टेशन भी करेंगे अक्टूबर प्रथम सप्ताह में, जिसके अगली समिति बैठक में विस्तृत रूप से रखा जाएगा उसको आगे। हिमालय क्षेत्र स्पेशली जम्मू कश्मीर से लेके हिमाचल होता हुआ, उत्तराखंड होता हुआ, पूरा क्षेत्र जो जाता है नॉर्थ ईस्ट तक, उसकी विशेष स्थिति होती है। वहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न उसका अलग अलग चीज़ होता है। तो जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय के डॉक्टर जेपी शर्मा वाइस चांसलर भी इसके हैं। वो इसके पूरा पर्वतीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करके क्या संकल्पना विकल्प हो सकती हैं, समिति के विचारधार एक अगली बार बैठक प्रस्ताव रखेगा। और मौजूदा एमएसपी के बारे में उस पर काफ़ी चीज़ें आई निकल के, कुछ आंकड़ों की आवश्यकता थी, वो सब चीज़ करते हुए उस पर समग्र रूप से किसान हित में, देश हित में समिति कटिबद्ध है कि पूरे समग्र रूप से विचार करके एक अपनी रूपरेखा और अगली संस्तुतियाँ सरकार को समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराएगी। सर, अगली बैठक कब होगी? अभी जैसे मैंने बताया कि अभी तो नेशनल फार्मिंग का 3 सितंबर में इकट्ठे होंगे, फिर होंगे, तो बहुत जल्दी ये सब चीज़ इकट्ठा करके बहुत जल्दी उसके बाद समय रूप से होता रहेगा। ये भी सदस्यों के बीच आपस में तय हुआ कि विभिन्न मुद्दों पे आपसी लगातार बात भी होती रहेगी और फिर जब भी बैठक होगी उसके बारे में अलग सूचित किया जाएगा। बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से कई तरह के ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इनके बारे में बागवानी आयुक्त डॉक्टर प्रभात कुमार ने हमें क्या अहम जानकारी दी, ये जानने के लिए आइए सीधे रुख करते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के डीडी किसान स्टूडियो का। जैसा कि आपको विदित है कि बागवानी में
हमारी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इसमें हमारी इकोनॉमी है वो ज़्यादा होती है औरों की तुलना में। तो अभी जो सरकार की प्राथमिकता है कि हमें किस तरीके से हार्टिकल्चरल क्रॉप को बढ़ाना है, इसमें जो सबसे पहली प्राथमिकता हम लोग दे रहे हैं वो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का, कि जो हम लोग आयात करते हैं उस आयात को कैसे कम किया जाए। तो इस पे हम लोगों ने क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया है, हमने वहाँ का अध्ययन किया है। जैसे कि हमारा सेब का एक उदाहरण लें तो सेब में हम लोग काम करना चाहते हैं कि इसमें हाई डेंसिटी प्लांटिंग को हम लोग इंट्रोड्यूस करें, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल की ज़रूरत है, प्रीमियर वैरायटीज़ की ज़रूरत है, जिसके लिए सरकार अपने MIDH के माध्यम से और जो हमारा योजना राज्य सरकार में चल रही है उनके माध्यम से हम बागवान भाइयों को उससे जोड़ना चाहते हैं, जिससे कि जो उत्पादकता है वो बढ़े और हमारा जो आयात है वो कम हो। इसी तरीके से हमारा कीवी में है, कीवी में हम लोग काम करना चाह रहे हैं कि क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम उसमें डेवलप कर रहे हैं कि जिससे कीवी की जो हमारी उत्पादकता और उत्पादन है बढ़ जाए, जिससे कि हम लोगों को इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ना करना पड़े। तो इस तरह हम लोगों ने कई हमारी जो क्रॉप है उनको आइडेंटिफाई किया है और हमने ये भी देखा है कि अभी जो प्रचलन चल रहा है उस प्रचलन में ये है कि जो हमारे एक्जोटिक फ्रूट्स हैं उनकी बहुत डिमांड बढ़ रही है, उनको भी हम लोग आयात कर रहे हैं। तो उसमें भी अभी हम लोगों ने प्रोग्राम चालू कर दिया है कि किस तरीके से 10 जो 10 हैं एक्जोटिक फ्रूट्स उनको हमने आइडेंटिफाई किया है और 10 जो अपने इंडिजिनस फ्रूट हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया है। उनके लिए भी हम लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं अपने MIDH के माध्यम से, और जिसमें पहला हम लोगों ने कमलम को लिया है। तो कमलम की अगर आप देखें तो एरिया लगातार वृद्धि हो रही है और उसे हम अपने MIDH के माध्यम से सपोर्ट भी कर रहे हैं। और हमारे जो ICR के इंस्टीट्यूट हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी जैसे कि पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज हैं वो भी बना रहे हैं, जिसमें अग्रणी है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च ने काफ़ी काम किया है, हमारा एक बारामती में इंस्टीट्यूट है उसने काम किया है, और हम लोग नॉर्थ ईस्ट में भी इसको काफ़ी बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं कमलम उत्पादन में, और गुजरात ने तो काफ़ी अच्छा काम किया है। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान। अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करने के लिए किसान खेती के साथ साथ और कई तरह के संबद्ध क्षेत्रों से जुड़ सकते हैं। इनमें एक महत्वपूर्ण विकल्प आपके पास है मशरूम की खेती। जी हां, इसे कम लागत में भी शुरू किया जा सकता है और जिन किसानों के पास जमीन की भी कमी है वो भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं और इसमें काफी ज्यादा मुनाफे की गुंजाइश है। लेकिन मशरूम की खेती के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जानने के लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। झारखंड के 84% किसान छोटे और सीमांत हैं। कम जोत की वजह से खेती करना इनके लिए बहुत ज्यादा फायदे का सौदा नहीं है। ऐसे किसानों के लिए बेहतर होगा कि कम जमीन में ज्यादा कमाई वाली फसलें उगाएं। मशरूम की खेती ऐसी ही है। एक कमरे में मशरूम उगाकर अच्छी कमाई की जा सकती है। झारखंड जहां पहले से ही प्राकृतिक रूप से उगी मशरूम खाने का चलन है, इसकी खेती के लिए एकदम उपयुक्त जगह है। झारखंड में धान बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। अध्ययनों से ये बात सामने आई है कि 38% धान की पराली बिना इस्तेमाल के बेकार चली जाती है, जबकि इससे ऑयस्टर मशरूम उगाकर छोटे और सीमांत किसान अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों के लिए कृषि प्रणाली अनुसंधान केंद्र यहाँ मशरूम की खेती को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहा है। ये केंद्र ICAR के अंतर्गत ही काम करता है। इस केंद्र ने रांची के आसपास 3 गांव ऑयस्टर मशरूम के लिए गोद लिए और मशरूम की खेती का प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन जैव प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से चलाए जा रहे बायोटेक किसान हब परियोजना का हिस्सा था। 2019 में जब ये परियोजना शुरू की गई तब तीनों गांवों में किसानों की औसत कृषि आय 1,70,000 रुपए सालाना थी। कृषि प्रणाली अनुसंधान केंद्र ने तीनों गांवों में किसानों को मशरूम की खेती का प्रशिक्षण दिया। 2019 में प्रशिक्षण के बाद सरवाल गांव के 57 किसानों ने ऑयस्टर मशरूम की खेती शुरू की। शुरुआत में 3,081 किलो मशरूम का उत्पादन हुआ और किसानों को 3,96,000 से भी ज्यादा आमदनी हुई। इस कामयाबी के बाद अगले साल सरवाल गांव में ऑयस्टर मशरूम उगाने वालों की संख्या 88 तक जा पहुंची और उत्पादन रहा 7.7 टन यानी 77,000 किलो।
इस कामयाबी से खुश होकर गांव की महिला किसानों ने एक समूह बनाया जिसका नाम था सरवाल आजीविका महिला मशरूम उत्पादक संघ। इसके अलावा कई ऐसे समूह भी वजूद में आए जिनकी दिलचस्पी ताज़ा मशरूम का मूल्यवर्धन में थी। खासतौर से वो पाउडर, ड्राई मशरूम और अचार बनाकर बेचने लगे। स्थानीय बाजारों में इन उत्पादों की ठीक ठाक कीमत मिल गई। बसंती देवी कुछ दिन पहले तक दैनिक मजदूर के तौर पर काम करती थी और छोटी सी दुकान भी चलाती थी। इससे उन्हें 24,750 रुपए की औसत आय होती थी। जब प्रशिक्षण के बाद इन्होंने घर के ही खाली कमरे में मशरूम की खेती की तो आमदनी 43,200 रुपए तक जा पहुंची। इसी तरह छरिया लाकड़ा अपनी छोटी सी जमीन पर धान और वर्षा आधारित दूसरी फसलें उगाकर साल औसतन 49,500 रुपए कमा रही थी। मशरूम से उनकी आमदनी 94,500 रुपए तक जा पहुंची। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अक्टूबर माह में उद्यान में किए जाने वाले कृषि कार्यों के बारे में। पपीते के पौधों के आसपास यदि जल भराव हो तो जल का तुरंत निकास करें। नींबू के पौधों की आवश्यकता से अधिक बढ़ी हुई रोगग्रस्त शाखाओं की कटाई छटाई कर देना चाहिए। आम के थालों की निकाई गुड़ाई अवश्य कर देनी चाहिए। गुलाब के पौधों की कटाई छटाई करें। कटाई के बाद बाबिस्टीन का लेप आसमान साफ होने पर लगाएं ताकि कवकों का आक्रमण न हो। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे एक सफल किसान से अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। रासायनिक खेती से जिस तरह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, उसे देखते हुए हमारे कई प्रगतिशील किसान इन दिनों जैविक खेती को अपना रहे हैं और इससे अच्छा खासा उन्हें मुनाफा भी हो रहा है। कुछ ऐसा ही किया है अंबाला के एक सफल किसान राहुल जसोजा ने। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनकी कामयाबी की कहानी। कृषि में जैविक पद्धति को अपनाने से किसानों को कई प्रकार से फायदे हो सकते हैं। पहला तो उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली उपज हासिल होगी, साथ ही डेयरी फार्मिंग कर रहे किसानों को उनके पशुओं के लिए अच्छी क्वालिटी का हरा चारा भी उपलब्ध हो सकेगा। राहुल जसोजा अंबाला हरियाणा के रहने वाले एक सफल किसान हैं। वे पिछले 3 साल से जैविक खेती कर रहे हैं। जैविक खेती से जुड़ने का सीधा साधा कारण था रसायनों के प्रयोग को पूरी तरह से खत्म करना। जैविक खेती से जुड़ने का फैसला इन्होंने तब किया जब वे डेयरी फार्मिंग का प्रशिक्षण ले रहे थे। डेयरी फार्मिंग से प्रशिक्षण लेते समय इन्होंने ये पाया कि पशुओं को दिया जाने वाला चारा जब रसायन मुक्त होगा तभी हमें पशुओं से शुद्ध दूध प्राप्त हो सकेगा। ऐसे में जैविक खेती को अपनाना राहुल जसोजा के लिए काफी फायदेमंद सिद्ध हुआ। मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ 3 साल से और हमने अभी ये इंस्पायर होके किया था। ये डायरी फार्मिंग में हमने पहले ट्रेनिंग ली थी KVK तेपला में डॉक्टर नवीन के अंदर, और वहाँ से हमको काफ़ी इंस्पिरेशन मिली थी कि ये डायरी फार्मिंग जो है ये काफ़ी चीज़ें से रिलेटेड है, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह भी है। तो फर्स्ट हमने जो ट्रायल किया था वो था इसके रिलेटेड जो हाइड्रोफोनिक का था, हमने उसके ट्रायल किया कि डायरी फार्मिंग में जो ये ग्रासेस वगैरह की कमी होती है तो उसको कैसे हम ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करें और फार्मर का भी जो बेनिफिट हो, इसमें कॉस्ट इफेक्टिव हो। तो हाइड्रोफोनिक्स का मैंने काफ़ी रिसर्च किया था
डॉक्टर नवीन के साथ रिसर्च किया था हमने और काफ़ी अच्छा लगा हमको और इसको बढ़ा के हम फिर दिल्ली भी गए थे डॉक्टर रमेश के साथ इनोवेशन कॉन्क्लेव में और वहाँ पे हमको काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट करने का मौका मिला और पता भी लगा कि काफ़ी फार्मर्स इस चीज़ से करने से डरते भी हैं क्योंकि उनको तरीका नहीं पता। तो हमने काफ़ी अभी यहाँ पे अवेयरनेस भी क्रिएट की है इसके बारे में डेयरी फार्मिंग के रिलेटेड। राहुल जसोजा ने हाइड्रोपोनिक खेती के विषय पर भी रिसर्च के माध्यम से अच्छी जानकारी हासिल की। कृषि के क्षेत्र में इस तकनीक को अपनाकर किसान ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। हाइड्रोपोनिक खेती से हो रहे मुनाफे को देखते हुए कृषकों का रुझान हाइड्रोपोनिक खेती की ओर देखने को मिल रहा है। किसान पारंपरिक खेती को छोड़ इसकी ओर ज्यादा आकर्षित हो रही है। राहुल जसोजा भी हाइड्रोपोनिक तकनीक को अपनाकर लाभान्वित हुए हैं। राहुल जसोजा जैविक विधि से अजोला और नेपियर की खेती कर रहे हैं, जिसे पशुओं को हरे चारे के रूप में दिया जाता है। हमने इस साल जो है दिसंबर और जनवरी में काफ़ी फार्मर्स को हमने फ्री ग्रास भी दिया है इसको। अब हम नेपियर ग्रास भी लगा रहे हैं, अजोला भी लगा रहे हैं क्योंकि ये जो है ये नेचुरली ओकरिंग प्रोडक्ट्स है जो ऑर्गेनिक है। और हम एक तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया कि जी आप पशुपालन कर रहे हो तो उसके लिए अच्छे जो उसको मिलता है फीड और डाइट मिलती है ऑर्गेनिक ही। हम चाहते नहीं कि ज़्यादातर हम दाना खरीदते रहें। दूसरा जो है अब हम थोड़ा सा ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरह जा रहे हैं जैसे कि केमिकल फ्री कम्प्लीटली। तो उसमें हमने क्या किया है कि हमने KVK से हमने थोड़ा सा रिक्वेस्ट हेल्प मांगी थी और ये डॉक्टर वहीं के एक डॉक्टर है डॉक्टर रमेश जी, उन्होंने कहा था कि आप ये कर सकते हैं। टोटल हमने पौध तैयार किया और गांव में जितने भी लोग हैं जो ये वेजिटेबल्स और ऐसी चीज़ें लगाते हैं अपने खुद के लिए, हमने कहा था आप पूरे गाँव के लिए लगाइए ताकि हम नेक्स्ट ईयर तक इस गांव को हम थोड़ा सा टोटली ऑर्गेनिक कर सके और सब लोग अपना ऑर्गेनिक सब्जी घर के लिए तो उगा सकते हैं और कोई एक्स्ट्रा हो तो हम उसको सेल भी कर सके। तो ये इनिशिएटिव्स हमने लिए हुए हैं इस टाइम पे और अच्छा भी हो रहा है हमारा। अभी आप देख सकते हैं कि सरसों भी लगाई हुई थी हमने। 2018 में डेयरी की कृषि विज्ञान केंद्र टेपला से ट्रेनिंग ली थी और उसके बाद में इन्होंने छोटे छोटे इनोवेशन जो कि फार्मर करने से कतराता है या चूकता है या फिर जागरूकता के अभाव में रह जाता है या फिर हिम्मत नहीं कर पाता, इन्होंने छोटे छोटे इनोवेशन जो हैं जैसे हाइड्रोपोनिक्स है इन्होंने करके दिखाया है, जो कि बड़ी बड़ी मशीनें लगा के लाखों की कीमत लगा के भी कई बार नहीं कर पाते। इन्होंने बहुत ही छोटे इनोवेशन करके और अपना हाइड्रोपोनिक्स कर रहे हैं। अजोला है, नेपियर ग्रास सुपर 20 जो है बहुत ही अच्छा पशुओं के लिए हरा चारा 5-6 साल तक लगातार चलता है। इस तरह की चीज़ें उन्होंने कर रखी हैं। और जैसा कि आज हम नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं तो उसके तहत भी ये जो पशु इन्होंने रखे हैं उनसे गौमूत्र और गोबर से विभिन्न पंचगव्य पंचामृत भी बना रहे हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण सबके सामने पेश कर रहे हैं और आसपास के फार्मर को भी जागरूक कर रहे हैं। राहुल जसोजा अपने खेत में जैविक विधि से सरसों की खेती भी कर रहे हैं, जिससे उन्हें शुद्ध रसायन मुक्त उपज हासिल हो सके। राहुल जसोजा ने अपने गांव और गांव के आसपास के किसानों को भी जैविक पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो जैसे गाय का घी होता है, दूध होता है, हम घर से शेयर करते हैं। हम सरसों भी जो है डिमांड आती है उन पास तो लोग घर से आके ले जाते हैं प्योर जो सरसों है। तो ये ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किए हुए हैं। हमको इसमें पेस्टिसाइड वगैरह जो है जो जिनको केमिकल माना जाता है हम यूज़ नहीं करते। और KVK से हम हमेशा जैसे डॉक्टर रमेश हो गए, नवीन हो गए, इनसे हम संपर्क में रहते हैं ताकि हमको बेनिफिट मिल सके कि वो ठीक से गाइड्स कर सके कि भाई ये आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है, ये इनऑर्गेनिक है, ये मत यूज़ करो। अगर कोई डिजीज़ रिलेटेड आ जाती है हमको समझ में नहीं आता तो उस हिसाब से हम फिर इनसे इन टच रहते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ।
कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और महत्वपूर्ण योजनाएं भी चलाई जा रही है, जिनसे किसान जुड़कर काफी ज्यादा लाभ ले सकते हैं। आइए जानते हैं कि खास तौर पर मत्स्य पालकों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किस तरह से कारगर साबित हो रही है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली पालक और चौथा सबसे बड़ा मछली निर्यातक देश है और देश में काफी संख्या में लोग मछली पालन के काम से जुड़े हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मछली पालन के विकास के लिए बड़ी कवायद करते हुए मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अनुमानित लागत 20,050 करोड़ रुपए है। इस योजना से मछली पालन के क्षेत्र से जुड़े मछुआरों, मछली किसानों, मछली श्रमिकों, मछली विक्रेताओं और अन्य हितधारकों को फायदा होगा। इस योजना का उद्देश्य नीली क्रांति के जरिए देश में मछली पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पूरे 5 साल के लिए लागू की गई है। योजना वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान लागू रहेगी। इस योजना से मछली पालन क्षेत्र की गंभीर कमियों को दूर करते हुए उसकी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही मछली पालन क्षेत्र में 9% की सालाना दर से वृद्धि के साथ 2024-25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, इस योजना के जरिए मछली पालन के लिए गुणवत्ता युक्त बीज हासिल करने और मछली पालन के लिए बेहतर जलीय प्रबंधन को भी बढ़ावा मिलेगा। मछली पालन के लिए जरूरी अवसंरचना और मजबूत मूल्य श्रृंखला विकसित की जा सकेगी। इस योजना के जरिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए रोजगार और आय के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। मछली पालन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, जिससे मछली उत्पादक बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। इसके अलावा साल 2024 तक मछली पालन से जुड़े किसानों की आय दुगनी करने में भी मदद मिलेगी। अब बात करते हैं इस योजना का लाभ कौन ले सकते हैं और कैसे। PMMSY योजना के अंतर्गत सरकार 3 लाख रुपए का ऋण देती है। इसमें ये लाभार्थी हो सकते हैं यानी मछली किसान, मछली श्रमिक और मछली विक्रेता, मत्स्य विकास निगम, स्वयं सहायता समूह, मछली पालन क्षेत्र, मत्स्य सहकारी समितियां, मत्स्य पालन संघ, उद्यमी और निजी फर्म, मछली किसान उत्पादक संगठन। योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, मछली पालन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, संपर्क नंबर, बैंक खाते का विवरण, आवेदक का जाति प्रमाण पत्र। इन दस्तावेजों के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट pmmsy.dof.gov.in पर जाकर आवेदन दिया जा सकता है और योजना का लाभ लिया जा सकता है। इन दस्तावेजों के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है pmmsy.dof.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन दिया जा सकता है और योजना का लाभ लिया जा सकता है।
कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज हम आपके लिए जो जानकारियां लेकर आए हैं, हमें उम्मीद है कि इससे आपको जरूर लाभ होगा। अगर आप इस कार्यक्रम को दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। आप अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।